अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोट्स में किस तरह से होती है, ठीक है। और कुछ जो है लेवल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोट्स में कौन कौन से हैं, और कुछ हम डिफरेंसेस देख चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जीन जो है एक्सप्रेशन का कंट्रोल किस तरह से, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस तरह से होती है। और कुछ जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, अगर स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जो है जीन का देख चुके हैं, उससे किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से हैं, प्रोक्सिमल एलिमेंट्स कौन से हैं, डिस्टल कौन से हैं, ये कुछ, और प्रमोटर साइट्स कौन कौन सी हैं, ये हम देख चुके हैं। और जो है इसके लेवल्स ऑफ एक्सप्रेशन भी देख चुके हैं। और जब लेवल्स ऑफ एक्सप्रेशन, जब डीएनए से लेके प्रोटीन के बन जाने का तक के जितने भी बीच में फेजेस या स्टेप्स आते हैं, किसी भी स्टेप पे जो है रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो आज हम मैकेनिज्म देखें कि मैकेनिज्म बिहाइंड क्या है जो है ना जीन रेगुलेशन की इन यूकैरियोट्स, ठीक है। उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, जिसको हम हिस्टोन रीमॉडलिंग भी कहते हैं और हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमैटिन क्या है, व्हाट इज क्रोमैटिन। तो पता है कि डीएनए प्लस प्रोटीन एंड कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है उसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। और वो जिस तरीके से स्ट्रक्चरली जो अरेंजमेंट अपना करती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। और आपको पता है कि डीएनए जो है वो रैप अराउंड करता है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड, ठीक है। हिस्टोन प्लस डीएनए इज क्रोमैटिन। और जो वो स्ट्रक्चरल उसकी जो शेप हमें नजर आती है उसके न्यूक्लियोसोम पर, ठीक है। अब उसमें रीमॉडलिंग का क्या, वो मॉडल्स आपने देखी हैं कभी टीवी पे, आप देखते होंगे मॉडलिंग जो है वो क्या होती है। मॉडल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, डिजाइनिंग वाले सूट्स में और डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है गेटअप में आपको नजर आती हैं। इसी तरह से उसी से आप देखें कि अब क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो है ना रीमॉडलिंग होना जो है जीन एक्सप्रेशन के स्टार्ट होने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पता है कि अगर आप डीएनए को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें कि हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो है किस तरह से रैप होता है, तो टाइटली पैकिंग होती, पैकेजिंग होती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर वो इतना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है ना, जब तक वो प्रोटीन के साथ टाइटली पैक्ड है, तो वो जो है उस स्ट्रक्चर में जो है प्रोटीन जो है सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। डीएनए को प्रोटीन से सेपरेट होना या अनवाइंड होना, अनरैप होना बहुत इम्पोर्टेंट है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और वी कैन से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो इस जो है ना, जो इसमें जो चेंजेस आती हैं हिस्टोन और डीएनए क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में फॉर प्रोसेसिंग, फॉर जो है ना पॉजिटिव प्रोसेसिंग के लिए या नेगेटिव के लिए, ठीक है। जो भी उसमें चेंजेस आती हैं, जो उसकी शेप में, स्ट्रक्चर में, और जो है ना इसको क्रोमैटिन रीमॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में क्रोमैटिन जो है उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। With few exceptions, each cell contains the same complement genes. कुछ एक्सेप्शंस तो आपको पता है हर जगह पे होता है। ईच सेल जो है ना उसमें सेम कंप्लीमेंट जीन, कंप्लीमेंट जीन्स क्या होते हैं कि जीन्स डिफरेंट लोसाई पे प्रेजेंट होते हैं, बट कंबाइन जो है वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, टू फ्रेंड्स हैं,
कोई भी ले लें, आप सोच लें कि आपकी कौन सी फ्रेंड है, तो जब वो दोनों ही कोई पार्टिकुलर फंक्शन करेंगे, कंप्लीमेंट जीन समझ लें वो इस तरह से कंप्लीमेंट है, तो एक दूसरे के बगैर वो वर्कआउट नहीं करेंगे। इस तरह कंप्लीमेंट होते हैं कि मुकम्मल करना, एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, उसके बगैर वो वर्क नहीं करते। ठीक है, इसी तरह कंप्लीमेंट जीन्स होते हैं जो वर्क टुगेदर करते हैं। उसमें एक्सेप्शनल जीन जो बताया गया है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जिसकी जो एक्सेप्शंस तो आपको पता है ये हर जगह होते हैं। अच्छा, द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स and their function in the intact organism depend upon the differential expression of gene. अब ये बात वही हो रही है कि जीन एक्सप्रेशन है, आपको पता है ऑर्गन की डेवलपमेंट है, उसकी जो स्पेशलाइज ऑर्गन डिफरेंशिएशन है, ये सारी की सारी जो है बेस्ड होती है जीन एक्सप्रेशन, और इसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है एक्यूरेट एक्सप्रेशन के लिए। अब डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, जैसे हमने देखा था, फॉर एग्जांपल कोई एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई इनसाइड द सेल आ जाते हैं या आउटसाइड द सेल आ जाते हैं, और उसी लिहाज से अगर जीन की एक्सप्रेशन जो है मॉडिफाई होती है तो उसको अडेप्टेशन बोलते हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई जो है ओवर प्रोडक्शन हो रही किसी प्रोटीन की, तो उसको जो है प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर उसको प्रिवेंट कैसे, कंट्रोल है, ये नेचुरल कंट्रोल है जो अल्लाह ताला ने सेल्स के अंदर रखे हुए हैं, और वहाँ पे जाके वो जो है रेगुलेशन जो है जीन जो है एक्सप्रेशन हो रही है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं कुछ वहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे कि उसकी ओवर प्रोडक्शन ना हो, और ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो फिर वो क्या हो कि सेल डेथ हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस जो है रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जीन रेगुलेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन जो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस है। आपको पता है कि हमारा जो जितने भी प्रोसेसेस हैं बॉडी में, और जो सेल की डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट, सारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड, सारा प्रोसेस ही जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस पे बेस्ड है। ठीक है, सारे प्रोसेसेस। तो अच्छा, अब इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, यानी कि डीएनए जो, ये इतना समझ लें, याद रखें कि डीएनए बहुत क्वाइट कंपैक्ट स्ट्रक्चर है। उसमें क्रोमेटिन जो है ना, जो है जब तक वो एक प्रोटीन के अराउंड बहुत कंपैक्ट टाइटली पैक्ड है, तब तक जो है कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। उसकी जो अनरैप उसके स्ट्रक्चर को होना बहुत ज़रूरी, प्रोटीन से सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है डीएनए को फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, किसी भी प्रोसेस के लिए, तो उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं उसको क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, some of the differential expression is achieved by having different regions of chromatin available for transcription in cells from various tissue। यानी कि डिपेंड करता है कि ये जो है, इतना आप समझ लें कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो है, जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोट्स में, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को में ये नहीं होता, क्यों? उसमें जो बहुत सिंपलेस्ट से ऑर्गेनिज्म है, जीनोम साइज उनका बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, और डिस्पर्स्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन साइटोप्लाज्म, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड डीएनए नहीं है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना, क्रोमेटिन बहुत जो है ना, जो है न्यूक्लियोसोम जो बहुत टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको रीमॉडलिंग होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं दिस इज ए क्रोमोसोम, अब होता है कि बहुत रिबन लाइक टाइटली कंडेंस्ड फॉर्म जो है, उसको आप खोलेंगे ना तो डिफरेंट लूप्स हैं, इसमें डिफरेंट स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं, और ये देखेंगे ये उनके साइज बताए गए हैं। अब जो है ये सोलेनाइड स्ट्रक्चर क्या है, ये देखें, ये जो ब्लू में आपको रैपिंग से जो लाइंस नजर आ रही हैं, दिस इज डीएनए एंड दिस इज रैप्ड अराउंड अ प्रोटीन। एंड कौन सी प्रोटीन है? दिस इज हिस्टोन। हिस्टोन जो है उसके अराउंड जो डीएनए ने रैप अराउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और सोलेनाइड स्ट्रक्चर क्या है?
कि अगर 30 नैनोमीटर जो है तक का जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपको न्यूक्लियोसोम का इस तरह से नजर आएगा। क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन क्या है, अब देखें ना, क्रोमेटिन है कि प्रोटीन है प्लस डीएनए, और जो स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम, और जो 30 नैनोमीटर का ये जो स्ट्रक्चर है इसको सोलेनाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब उसको फर्दर खोलें आप जो है ना, उसकी जो है 10 नैनोमीटर तक खोलें, फिर उसको खोलें। ठीक है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ये सेपरेट, और डीएनए का इस तरह से सेपरेट होना बहुत जरूरी है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, अब ये यहाँ से ये देखें कि हिस्टोन के अराउंड जो डीएनए जो है किस तरह से रैप्ड है। इसका जो है डीएनए का सेपरेट हिस्टोन से होना बहुत जरूरी है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और ये जो है ना, एक आप समझ लें कि ये क्रोमेटिन, ठीक है, डीएनए है और हिस्टोन है, ये क्रोमेटिन है। अब ये जो है ना, ये जो है ये हिस्टोन की लूप्स हैं। ठीक है, लूप या इसको टेल कहते हैं, हिस्टोन टेल्स हैं। और आपको इतना ये याद रखें कि देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ हिस्टोन जो है ना। आप हिस्टोन की अगर टेल्स देखे जाए तो कौन कौन सी हैं, H2A है, H2B है, H3 है एंड H4 है। हिस्टोन क्या है एक्चुअली, प्रोटीन, और प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब जो है ना, इसमें से जो हिस्टोन 3 एंड 4 है, ये ज्यादा इनमें वेरिएबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? इसमें जो ज्यादा अमीनो एसिड सिस्टीन और आर्जिनिन जो है ना, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो आर्जिनिन एंड सिस्टीन है ना, वहाँ पे जाके डिफरेंट जो है मॉडिफिकेशन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये एंड टर्मिनल जो है इसकी टेल्स हैं हिस्टोन की। ठीक है, हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, कि किस किस तरह से है जो आपको क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग के, क्रोमेटिन के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो इसमें आपको डिफरेंट उसकी जो है शेप्स में चेंजेस हैं, वो किस तरह से उनकी उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। Transcription might be expressed when the Tata box and flanking sequences are wound up in the nucleosome. मतलब ये है कि रिप्रेस्ड का क्या मतलब, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टाटा बॉक्स क्या है, दिस इज ए प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन के साथ वो बाइंड नहीं करेगा जब तक के, ये देखें, ये जो है डीएनए जो है हिस्टोन के अराउंड टाइटली पैक्ड है, तब तक जो है कोई प्रोसेस जो है सेल में स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इस जो है स्ट्रक्चर को, इसमें मॉडिफिकेशन करना, इसमें स्ट्रक्चर जो है ना चेंजेस आना बहुत इम्पोर्टेंट है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसमें पॉजिटिव प्रोसेसिंग भी होती है कि जैसे ये देखिए प्रोटीन से रिमूव हो गया, कुछ इस तरह स्पेस जो है इसमें जो है पोजीशन में चेंज आ गई, तो देन भी ये जो पोर्शन डीएनए का प्रोटीन से सेपरेट हो गया, एंड ये अब रेडी है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस तरह से जो है क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन, या हम अभी ये जो आप पढ़ रहे हैं क्रोमेटिन कह रहे हैं, या हिस्टोन जो है मॉडिफिकेशन किस तरह से होते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड रिक्वायर द ब्लॉकिंग न्यूक्लियोसोम to be removed or moved elsewhere. This change in nucleosome position can be known as chromatin remodeling. अब न्यूक्लियोसोम की जो पोजीशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसको अब मॉडलिंग की, अब फर्स्ट वन देखते हैं। अब चेंज इन न्यूक्लियोसोम पोजीशन, अब आपको पता है कि क्रोमेटिन क्या है, इसमें नजर आ रहा है आपको इस स्ट्रक्चर में आपको क्रोमेटिन, ये जो डीएनए है, डीएनए जो ब्लू है, ये एक रस्सी की तरह जो नजर आ रहा है आपको ब्लू, दिस इज डीएनए, और ये जो राउंड आपको स्ट्रक्चर, दिस इज प्रोटीन। अब प्रोटीन हिस्टोन है, ठीक है, हिस्टोन प्लस डीएनए इज क्रोमेटिन, और ये स्ट्रक्चर बना हुआ इसका न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो ये बीड्स इन ऑन द जो है ना स्ट्रिंग की तरह से आपको नजर आएंगे। अच्छा, और इसकी अगर इसको मॉडिफिकेशन इसकी लानी है, इसको अनरैप होना है, तो आपको पता है अनरैप एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है,
तो इसमें एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कम्प्लेक्स बनता है। इसका और कुछ रोल नहीं है, एनर्जी चाहिए। अब ये देखें कि यहाँ पे चेंज इन न्यूक्लियोसोम पोजीशन, ये देखें न्यूक्लियोसोम जो वही है, लेकिन यहाँ पे उसमें स्पेसिंग हो गई है। चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम, अब स्पेस होगी, अनरैप हुआ यहाँ से डीएनए, वो प्रोटीन से फ्री हुआ और देन ये रेडी है फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। अच्छा, या किस तरह से एक यहाँ तो एक जो है ना जो है इस एक साइड पे यहाँ पे स्पेसिंग हुई है, अगर सब में इक्वल स्पेसिंग हो जाए देन भी जो है इसकी हम चेंज इन न्यूक्लियोसोम पोजीशन बोलेंगे। और ये देखें, और जो अगर इक्वल हुई तो ईच साइड इज ये जो है रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग। ये डीएनए अनरैप हुआ, यहाँ पे भी डीएनए अनरैप हुआ, यहाँ से भी अनरैप हुआ, और इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और जब तक डीएनए जो टाइटली पैक्ड है हिस्टोन के राउंड जो है, तब तक जो है नेक्स्ट कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। इसकी जो है अनरैप होना, जो न्यूक्लियोसोम है उसके स्ट्रक्चर को अनरैप होना, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि डीएनए का प्रोटीन से सेपरेट होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। और ये जो फर्स्ट वन जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की टाइम थी वो चेंज इन न्यूक्लियोसोम पोजीशन, जिसमें पोजीशन में चेंज यानी कि इस तरह से स्पेसिंग आ जाती है। अच्छा, सेकंड टाइप जो है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में क्या आ जाता है, हिस्टोन एविक्शन। ठीक है। अब ये इस एविक्शन का मतलब क्या है कि रिमूव हो जाना। ठीक है। अब ये देखें, दिस इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है। अब दीज आर येलो कलर में आपको बीड्स लाइक नजर जो आ रही हैं चीजें, दिस इज हिस्टोन। अब ये देखें कि यहाँ से हिस्टोन ही रिमूव हो गई है, प्रोटीन रिमूव हो गई, तो ये काफी जो है डीएनए का पोर्शन है सेपरेट हो गया है प्रोटीन से, एंड देन नो इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो इसको हम हिस्टोन एविक्शन बोलते हैं। और दिस ऑल दीज प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, ATP dependent chromatin remodeling complex. Here you can see and here you can see, and this was the second type of remodeling. अच्छा, अब जो थर्ड टाइप है उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट और भी कैसे सब्स्टिट्यूशन विद वेरिएंट हिस्टोन। अब ये देखें कि ये हिस्टोन जो है इसमें येलो कलर में आपको नजर आ रही है ये, ठीक है, उसके अराउंड जो ब्लू कलर की आपको रस्सी से नजर आ रही है, दिस इज डीएनए। ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक हिस्टोन जो है ये वेरिएंट हिस्टोन यहाँ पे डिफरेंट टाइप आ गई, तो दिस इज आल्सो मॉडिफिकेशन। अच्छा, अगर आप जो है ना जो क्रोमेटिन को देखें, ठीक है, क्रोमेटिन को देखें तो आपको पता है कि हिस्टोन जो है एक्चुअली ऑक्टामर, इसकी जो है ये डिफरेंट टेल्स हैं। ये जो है ये देखिए H2A है, H2B है, 4 टाइप्स मैंने बताई ना इधर भी, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, H2A है, H2B है, H4 है एंड H3 है। दीज आर दी हिस्टोन टेल्स। ठीक है। हिस्टोन क्या है, एक्चुअली प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन है और आपको पता है प्रोटीन ने सेपरेट होना ना, जगह देनी है डीएनए को से अलग होना है, तो इसके लिए इसके में जो भी अब इसके साथ डिफरेंट कोई स्ट्रक्चर अटैच हो जाते हैं, कोई मिथाइल ग्रुप लग गया या एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो उसकी जो है हिस्टोन की जो है जो रिमूवल के लिए या टाइटली पैकिंग के लिए कुछ भी टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ सेंस में कोई भी मॉडिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, तो उसको हिस्टोन मॉडिफिकेशन बोलेंगे। ये देखें यहाँ पे आपको ये कलर नजर आ रहे हैं, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज रेड कलर। अच्छा, अब ये देखें ऑक्टामर स्ट्रक्चर है, दिस इज ये डीएनए आपको नजर आ रहा है इस हिस्टोन मॉलिक्यूल से के अराउंड किस तरह से उसने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ। ये आपको पता है कि दिस इज क्रोमेटिन, डीएनए प्लस प्रोटीन, और इस स्ट्रक्चर को जो है ना एक न्यूक्लियोसोम हम कह सकते हैं। अच्छा, अब जो है एसिटाइलेशन है, एक वर्ड आप सुनेंगे, हिस्टोन जो है एसिटाइलेशन है और मिथाइलेशन। उसके नाम से भी अगर आप गौर करें ना तो एसिटाइल ग्रुप जो है एसिटाइल ग्रुप जो है अगर ऐड हो जाता है हिस्टोन के टेल के साथ, आपको मैंने बताया कि हिस्टोन जो 3 है एंड 4 जो है ये ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है,
इनमें ज्यादा चांसेस हैं चेंजेस के, वेरिएशन के, मॉडिफिकेशन के लिहाज से, क्योंकि इसमें जो पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन सिस्टीन के रेजिड्यूज ज्यादा हैं, जहाँ पे जाके एसिटाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। अब देखें एसिटाइलेशन क्या करेगी, अनरैप करने में मदद करेगी, डीएनए को अनरैप, ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी, जो प्रोटीन सेपरेट होगी और जो डीएनए है वो अनरैप हो जाएगा हिस्टोन से। एसिटाइलेशन जो पॉजिटिव सेंस में ही ज्यादा लिटरेचर आपको, ये पॉजिटिव सेंस नहीं है, अनरैप करने में हेल्प आउट करे, दिस इज डीएनए एसिटाइलेशन। अब ये देखें ये हिस्टोन की टेल है, हिस्टोन 4, और यहाँ पे ये देखें ये जो रेड है एसिटाइल ग्रुप्स ऐड हुए। अच्छा मिथाइलेशन है, मिथाइल ग्रुप अगर ऐड हो जाता है, ज्यादातर लिटरेचर में आपको ये मिथाइल ग्रुप जो है वो उसको टाइटली पैक करता है, ज्यादा उसको ना, जितने मिथाइल ग्रुप हैं, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स हैं, टाइटली पैक करते हैं, और ये नेगेटिव सेंस में है कि वो डीएनए को अनरैप नहीं होने देते, मतलब ये भी रेगुलेशन में आ जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन की नहीं ज़रूरत तो ये हेल्प आउट करेगा कि जीन एक्सप्रेशन ही नहीं होगी। लेकिन कुछ बुक्स में रिपोर्ट्स मिलती हैं कि सम टाइम्स के जो है मिथाइलेशन जो है डिफरेंट जो है लूप्स जो है, ठीक है, उनमें उसके डिफरेंट फंक्शन है, समटाइम्स ये अनरैप करने में हेल्प आउट करते हैं, समटाइम ये रैप करने में, लेकिन ज़्यादातर यही मिथाइलेशन जो है ना ये नेगेटिव सेंस में ही है कि ये ज़्यादा रैपिंग, डीएनए को रैप करने में ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, ये होना बहुत ज़रूरी है बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए का सेपरेट ही होना प्रोटीन से बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा अब ये देखें जस्ट आपकी समझ के लिए ये जो है इंफॉर्मेशन क्रिएट की कि दिस इज द हिस्टोन जो है ऑक्टामर है, आपको नजर आ रहा है ना कि ऑक्टामर है, ये हिस्टोन जो है 2A है, 2B है, हिस्टोन 3 and 4 है, किस तरह से होते हैं, दीज आर द टेल्स, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे आपको जो एसिटाइलेशन जो है अगर होगी तो ये ग्रीन कलर में, मिथाइलेशन ये रेड कलर में नजर आ रहे हैं। ये हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म है, अगर ज्यादा कंडेंस फॉर्म में ना अभी क्रोमेटिन रीमॉडलिंग नहीं हुई तो इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। यूक्रोमेटिन थोड़ी सी जो है ना अनरैप स्ट्रक्चर को बोलेंगे। दीज आर द हिस्टोन टेल्स, हिस्टोन ये है एन टर्मिनल, जो है ये एन टर्मिनल टेल्स है। अब आपको ये तो पता ना हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन का एक एन टर्मिनल साइड है और उसकी एक सी टर्मिनल, सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो साइड है, जहाँ पे आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करें कि प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड के सब यूनिट से बनती है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद करें तो उसके एक सी टर्मिनल है, अमीनो जहाँ पे ग्रुप अटैच है वो एन टर्मिनल है, जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है वो सी टर्मिनल है। तो ये एन टर्मिनल टेल्स होते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में ही आ जाती हैं सारी ये जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग है, इसमें हिस्टोन एसिटाइलेशन, जैसा कि पहले मैंने यहाँ पे आपने देखा है कि एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, ये जो हिस्टोन की जो है टेल है एसिटाइल या मिथाइलेशन बोलते हैं अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए। अब एसिटाइलेशन और एक वर्ड है डी एसिटाइलेशन, यानी कि एसिटाइलेशन में क्या है कि एसिटाइल जो है ग्रुप अगर किसी जो है ना हिस्टोन टेल के साथ लग गया, दिस इज एसिटाइलेशन, अगर ये रिमूव हो जाए तो डी एसिटाइलेशन, और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स के रोल है ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड डी एसिटाइल, दी अमीनो टर्मिनल जो है एन टर्मिनल टेल ऑफ हिस्टोन H3, ये जो है हिस्टोन H3 जो है ना ये, ठीक है, एन टर्मिनल जो टेल है इसकी ऑफ हिस्टोन H3 extend into pocket in which a lysine site, कि उसमें आपको पहले बताया है कि अमीनो एसिड ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा वेरिएबल इनके चांसेस हैं, यहाँ पे ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है कि इसमें हिस्टोन लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड के रेजिड्यूज ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे जाके ये जो है एसिटाइलेशन मिथाइलेशन जो है होती है, मिथाइल और एसिटाइल ग्रुप जो है वहाँ पे बाइंड करते हैं, विच अ लाइसिन साइड चेन कैन एक्सेप्ट, अब जो उसमें लाइसिन अमीनो एसिड है ना वो एक्सेप्ट करता है एसिटाइल ग्रुप को, और वो कहाँ एसिटाइल को ए से मिलता है उसको एडजेसेंट साइड से,
ठीक है, बस आप इतना याद रख लें कि हिस्टोन जो है उसकी रीमॉडलिंग में उसके जो चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। अब रैप होने के लिए डिफरेंट जो है उसकी जो है एन टर्मिनल जो है टेल है, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो हिस्टोन मिथाइलेशन बोलेंगे, अगर एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा तो उसको एसिटाइलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये जो है ये सारी जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती हैं प्रमोट करने के लिए या जो है नेगेटिव सेंस में ब्लॉक करने के लिए जीन एक्सप्रेशन में, दिस आर द कंट्रोल मेजर्स वी कैन से कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब जो है मिथाइलेशन में क्या है, डीएनए में इफेक्ट द ग्रोथ चेंज इन क्रोमेटिन सो एज अच्छा, इसमें यह है कि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होगी। अच्छा, इसमें एक्टिव और सम रिपोर्ट्स मिलती हैं आपको कि मिथाइलेशन जो है समटाइम्स ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है। ठीक है, समटाइम्स जो है प्रमोट भी करती है, लेकिन ज़्यादातर आपको यही रिपोर्ट्स मिलेंगी कि मिथाइलेशन जो है एक्चुअली ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देती, आपको नेगेटिव रेगुलेशन में इसका रोल मिलेगा। लेकिन मोस्टली जो है मिथाइलेशन जो है आपको नेगेटिव रेगुलेशन में होगी और एसिटाइलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन में मिलेगी। ठीक है, मिथाइलेशन देखें, ये दिस इज आपको पता है, दिस इज क्रोमेटिन हिस्टोन प्लस जीएनए। ठीक है, क्रोमेटिन एट स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। मिथाइलेशन ऑफ जीएनए एंड हिस्टोन, ठीक है, cause न्यूक्लियोसोम टू पैक टाइटली। अब न्यूक्लियोसोम ज्यादा टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये देखें। ठीक है, ये हिस्टोन टेल है, ये मिथाइल ग्रुप है ग्रीन कलर में जो, और ये इसको ज्यादा टाइटली पैक्ड करते हैं समटाइम्स। तो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बाय ट्रांसक्रिप्शन नहीं होंगे, नेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा जब तक डीएनए जो है टाइटली पैक्ड होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर में होगा। उसको डीएनए को प्रोटीन से सेपरेट होना, अनरैप होना बहुत जरूरी है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ये याद रखें। हिस्टोन एसिटाइलेशन रिजल्ट्स इन लूज पैकिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब एसिटाइलेशन क्या है, ये देखें एसिटाइल ग्रुप लग गए, ये हिस्टोन टेल ही है ना, दिस इज हिस्टोन टेल, दिस इज हिस्टोन टेल, दिस इज हिस्टोन टेल एंड दिस इज, यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल ग्रुप लग गया। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप इन्होंने क्या किया, अनरैप करने में हेल्प करती हैं डीएनए को। ये देखिए अब डीएनए सेपरेट हो रहा है प्रोटीन से। हिस्टोन एसिटाइलेशन रिजल्ट्स इन लूज पैकिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर आप इजीली बाइंड करेंगे तो डीएनए जो है जो क्या कह सकते हैं कि आप ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखें क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में जो है वो किस तरह से होती है कि कुछ जो है उसके स्ट्रक्चरल जो है न्यूक्लियोसोम के पोजीशन में जो जिस तरह से न्यूक्लियोसोम जो है उसमें जो है मॉडिफिकेशन होती हैं, फिर या तो जो है प्रोटीन रिमूव हो जाए तब भी डीएनए जो है जो फ्री हो जाता है फ्रॉम प्रोटीन, और या फिर उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, हिस्टोन का स्ट्रक्चर देखा है और इसमें एसिटाइलेशन हो जाती है, मिथाइलेशन जो हो जाती है। ठीक है, ये फॉर्मेशन के नाम से ही दिखाया है, फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन क्या है कि दोबारा अगर वो टाइटली पैक्ड हो जाता है तो देन वो कोई फर्दर प्रोसेसिंग प्रोटीन जो है सिंथेसिस जीन एक्सप्रेशन नहीं करेगा। डिसरप्ट होगा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर तो देन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जीन एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, ये भी फिगर जस्ट फॉर योर क्लैरिटी के लिए ऐड की है कि ये देखें ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, और ये देखें ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे ये देखें मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो इसने ज्यादा उसको और टाइटली पैक कर दिया, एक्टिव मॉडिफिकेशन। और ये देखें ये है रिप्रेसिव, जितना वो टाइटली पैक्ड होगा ना जो है क्लोज्ड हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में, तो जो है डीएनए जो है नेक्स्ट प्रोसेसिंग उससे नहीं होगी प्रोटीन के साथ जब तक वो इस तरह से टाइटली पैक्ड है। डीएनए को सेपरेट होना प्रोटीन से बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिव जैसे थोड़ा बहुत ये लूज होना शुरू हुआ, अनरैप होना शुरू हुआ तो ये एक्टिव मॉडिफिकेशन में आ जाता है। एंड आपको पता है कि
दिस इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है, क्रोमाटिन स्ट्रक्चर रिमॉडलिंग हो रही है। अच्छा ये देखें कि एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गए, तो अनरैप करने को डीएनए में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। देन जो है ना ये डीएनए सेपरेट हो गया प्रोटीन से, और उससे क्या है कि डीए जो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। अब डी एसिटाइलेशन क्या है कि अगर ये दोबारा रिमूव हो जाए एसिटाइल ग्रुप, तो अगेन वो जो है अपना इंटैक्ट स्ट्रक्चर में जो डीएनए वो चला जाता है टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसी तरह से अगर देखें एसिटाइलेशन हुई है, ठीक है, अगर एसिटाइलेशन हो गई है तो उसमें देखें मैसेंजर आरएनए बन रहा है। इसकी 2 टाइप्स की जो है मॉडिफिकेशन है कि अगर तो अनरैप हुआ डीएनए, नेक्स्ट उसने मैसेंजर आरएनए बना दिया। अब मैसेंजर आरएनए अगर बिल्कुल एक्यूरेट बना है तो देन उसकी नेक्स्ट प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। अगर नॉन कोडिंग आरएनए बन गया फॉर एग्जांपल, तो उससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, उससे कोई और अदर टाइप ऑफ आरएनए, शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए और माइक्रो आरएनए बनेंगे, जिनसे फाइनल जो है प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। ये दीज आर ऑल द जो रेगुलेशंस में आ जाता है। ये सारी मॉडिफिकेशन जो हो रही है ये यूकैरियोट्स के प्रोसेस हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं। आल्दो के प्रोकैरियोट्स में भी आपको पता है ना जीन एक्सप्रेशन हो रही है, लेकिन उनमें और तरह सिंपलेस्ट है, सिंगल सेल्ड है। जो यूकैरियोट के कम्प्लेक्स हैं, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज हैं, और ये जो सारे के सारे जो कम्प्लेक्सिटीज हैं ये रेगुलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड है मैकेनिज्म, एनहेंसर्स एंड रिप्रेसर प्रोटीन्स, ये रेगुलेटरी प्रोटीन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। एनहेंसर उसके नाम से जाहिर है, ये प्रोमोटर एक्टिविटी एनहेंस करते हैं। अच्छा एनहेंसर जो है ये सिस एक्टिंग एलिमेंट्स हैं, प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स हैं जो प्रमोटर। एनहेंसर एलिमेंट्स आर डीएनए सीक्वेंसेस ऑल्दो दे हैव नो प्रमोटर एक्टिविटी, उनकी कोई प्रमोटर खुद से एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, of their own, but they greatly increase and enhance the activity of many promoter in eukaryotes। ये खुद से प्रमोटर एक्टिविटी नहीं है एनहेंसर्स की, उसके नाम से ही जाहिर है वो एनहेंस करते हैं प्रमोटर एक्टिविटी को इन यूकैरियोट्स। एनहेंसर्स फंक्शन बाय सर्विंग एज बाइंडिंग साइट फॉर स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एनहांस करते हैं, जो है प्रमोटर सीक्वेंसेस के साथ बाइंड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो है जो उसकी जो एफिशिएंसी को एनहेंस करते हैं, बट खुद से प्रमोटर जो है इनकी एक्टिविटी नहीं है। An enhancer is effective only in the specific cell types in which appropriate regulatory proteins are expressed। बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा अब एनहेंसर्स क्या करते हैं, एक्चुअली दीज आर एक्टिवेटर्स एज वेल। आप देखें एनहेंसर एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, दिस इज ए प्रमोटर, और ये जीन का जस्ट वो पोर्शन दिखाया गया है जिसका आगे फंक्शन एनहेंसर का दिखाना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ग्रुप ऑफ मीडिएटर प्रोटीन्स हैं, ये सारी की सारी जब बाइंड करेंगे ना डीएनए के साथ प्रमोटर रीजन पे, ये कुछ प्रोक्सिमल हैं कुछ डिस्टल एलिमेंट्स हैं, ये सारे कंबाइन करके तो वो जो डीएनए को एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जब लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है उस जो है वो इजीली बाइंड हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी को एनहांस हो जाती है। तो इनका काम है कि प्रमोटर की जो है एक्टिविटी को एनहांस करना। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एंजाइम है आपको पता है, तो ट्रांसक्रिप्शन एनहांस होगी, तो जो है जीन एक्सप्रेशन जो है उसमें इसमें हेल्प आउट है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आपको होता है ना, इन यूकैरियोट्स में जो है डिफरेंट टाइप के प्रमोटर रीजन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज 2। अब टाटा बॉक्स के लिए स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज 2 है, तो ये इस तरह से बाइंड करके जो इसके स्ट्रक्चरल चेंज ले आते हैं डीएनए को, और इससे क्या होता है कि प्रमोटर जो है एक्टिविटी एनहांस होती है, आरएनए पॉलीमरेज 2 की जो है एफिशिएंसी ये भी इंक्रीज होती है। अच्छा अब रिप्रेसर है, एनहांसर एंड रिप्रेसर में क्या होता है, उसके नाम से ही जाहिर है रिप्रेस करना, दबाना, मगलूब करना। द एलिमेंट्स दैट डिक्रीज और रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। द एलिमेंट्स दैट डिक्रीज और डिक्रीज करना ये नेगेटिव सेंस में आ जाते हैं, और रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड, उनको सैलेंसर्स बोलते हैं। रिप्रेसर्स में क्या है
साइलेंसर हैं, ये एक्चुअली रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। रेगुलेटरी जरूरी नहीं कि पॉजिटिव, दोनों में ही आ जाते हैं, ठीक है। Silencers are control region of DNA, like enhancers, may be located 1000 base pair away from the gene they control. ठीक है, ये distal भी हो सकते हैं। However, when transcription factor bind to them, expression of the gene they control is repressed. जहाँ पर repressor protein या silencer bind होंगे तो जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी और ये जो है ना उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम कह देंगे रिप्रेस हो गई। Tissue specific gene expression is mediated by enhancer or enhancer like element, ठीक है। enhancer like जो element है टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन में उनका ज्यादा रोल। और ये बस इतना याद रखें enhancer repressor में कि these are the regulatory proteins in eukaryotes, regulatory elements we can say। ये जब बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, एक कम्प्लेक्स बना देते हैं। एनहेंसर एनहांस करते हैं, प्रमोटर एक्टिव, रिप्रेसर जो है और ये जो है ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन हो रही है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है, रेगुलेटरी एक्सप्रेशन है जीन की, बेसल एक्सप्रेशन है, फिर ये डिस्टल प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं एक जीन में। अच्छा, रेगुलेटरी एनहेंसर जो है पॉजिटिव सेंस में, रिप्रेसर नेगेटिव रेगुलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, प्रोमोटर में प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स, प्रोमोटर आपको पता है कि यूकैरियोट्स में जो टाटा बॉक्स है, कैट एंड जीसी बॉक्स है, ये टाटा बॉक्स है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इनिशिएटर साइट है, ठीक है। और ये जो है डाउनस्ट्रीम जो है प्रमोटर एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग। जस्ट ये है कि ये जीन इस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर, उसमें ये डिफरेंट जो है रेगुलेटरी जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से कंबाइन एफर्ट में वर्कआउट करते हैं, एनहेंसर एंड रिप्रेसर्स। अच्छा, जो थर्ड वन मैकेनिज्म में आ जाती है अब, लोकस कंट्रोल रीजन्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, सम रीजन्स आर कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स डीएनए एलिमेंट्स कॉल्ड लोकस कंट्रोल रीजन। तो अब कुछ लोकस, लोकस क्या है, एक पोजीशन है एक जीन की जहाँ पे वो रिजाइड करता है क्रोमोसोम। अच्छा, सम रीजन्स आर, किसके रीजन, जीन के रीजन्स आर कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स डीएनए एलिमेंट्स, लोकस कंट्रोल रीजन, ठीक है। अब लोकस कंट्रोल रीजन विद एसोसिएटेड बॉन्ड प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन, ये भी इनका बहुत ज्यादा रोल है जीन एक्सप्रेशन में, उसको कंट्रोल करने में। द बेस्ट डिफाइंड लोकस कंट्रोल रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ द ग्लोबिन जीन, इसकी एग्जांपल है ग्लोबिन जीन फैमिली ओवर द लार्ज रीजन ऑफ डीएनए। बस इतना रखें, याद रखें कि लोकस कंट्रोल जो रीजन है, जो एक जो है ना डीएनए के एलिमेंट में समटाइम्स जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं और इनका जो है एक्सप्रेशन जो है रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन एक्सप्रेशन का। अच्छा, जीन एम्पलीफिकेशन क्या है? एम्पलीफिकेशन नाम से, जैसे पीसीआर नहीं सुना आपने, उसमें तो आप मशीन में लगाते हैं ना, उसमें मकसद उसी से ही है कि आप तो जो है आपके पास एक डिजायर्ड जीन है या प्रोटीन है, आप उसकी लॉट ऑफ कॉपीज चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो है, तो उसकी एम्पलीफाइड जो है उसकी एम्पलीफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें जीन एक्सप्रेशन में इसका बहुत रोल है। The gene production can be increased by increasing the number of gene available for transcription of specific। अब ये तो नेचुरल है ना, सेल में जो नेचुरली कंट्रोल जो है रेगुलेशन है, हम वो देख रहे हैं। नेचुरली भी जो है जीन की, एक पर्टिकुलर जीन की अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा कॉपीज बनती हैं, ज़्यादा प्रोटीन बनती हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। Among the repetitive DNA sequences are hundred of copies of ribosomal RNA genes and tRNA genes, ठीक है। During the early development of metazoans, ये यूकैरियोट की शुरू से डेवलपमेंट की अर्ली डेवलपमेंट, देयर इज अ अब्रप्ट इंक्रीज इन नीड ऑफ राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोटीन एंड मेक अप सच ऑर्गन इन द एग शेल, ठीक है। अच्छा, अब ये मैसेंजर आरएनए जितना ज़्यादा होगा राइबोसोमल, ये जाहिर है कि ये जो मशीनरी है ये सारी की सारी ये हेल्प आउट करेगी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। अगर किसी सेल में नीड हो किसी ओवर प्रोडक्शन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन की, तो ये नेचुरली ये भी कंट्रोल में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको जीन एम्पलीफिकेशन बोलेंगे।
अच्छा, such requirements are fulfilled by amplification of this specific gene. ठीक है, specific gene है, specific process है. Subsequently, these amplified genes presumably generated by process of repeated initiation during DNA synthesis provide multiple sites of gene transcription. अब जीन ट्रांसक्रिप्शन में मल्टीपल साइट्स हैं. ये देखें कि अनएम्प्लीफाइड जीन है, उसकी कॉपीज देख लें, और जब एम्प्लीफिकेशन देखें उसकी कितनी मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं. ठीक है. अच्छा, ये याद रखें कि इसमें भी जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल में हम जो अभी तक बढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला जो हमने देखा है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग है. उसके जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चरल जो मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इनका बहुत रोल है. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे ठीक है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग भी बोलते हैं. एनहेंसर्स एंड रिप्रेसर जो दीज आर द रेगुलेटरी प्रोटीन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये किस तरह से वर्कआउट करती हैं. थर्ड वन जो है, जो लोकस कंट्रोल रीजन होते हैं जीनोम में, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीन में ना, जो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है. फिर जीन एम्प्लीफिकेशन सम टाइम बहुत चाहिए होती है, तो ये भी बहुत मैटर करती है एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे. ठीक है, इसमें मैनी कॉपीज जो है वो मिलती हैं. अच्छा, जीन रीअरेंजमेंट उसके नाम से ही जाहिर है कि आपने रीशफल कर लेना पोजीशन को. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये डीएनए है, इसमें ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं. ये देखें V1 है, V2 है, V3 है, ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं. ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे V3 तक देखें, V1 V2 V3, और उसके बाद में रीशफल हो गया ना, J3 है, J14, इस तरह से कुछ सीक्वेंसेस रिमूव हो गए, रीशफल हो गए. तो ये रीअरेंजमेंट जो है ना, ये भी जीन जाहिर है कि रीअरेंजमेंट जीन का साइज कम हो गया तो इससे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी. फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस इससे होगी वो भी डिफरेंट होगी. दिस इज आल्सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अब आप समझ आ रही है ना कि डीएनए तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन उससे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन हो रही है, सेल टिश्यू जो है डिफरेंशिएशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो क्यों है? ये सारी की सारी रेगुलेशन में आ जाती है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आ जाती है. ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, कम्प्लेक्स चीजें हैं यूकैरियोट्स. These DNA coding changes are needed for generating the required recognition diversity central to appropriate immune function. Mean to say कि gene expression control में इसका बहुत important role है, gene rearrangement. अब एक वर्ड है, आप सुनेंगे, अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग. आरएनए प्रोसेसिंग में आपने क्या देखा था? उसमें स्प्लाइसिंग देखा था कि कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस मैसेंजर आ रहे हैं, या जीन में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, मैसेंजर आ रहे हैं, जिसे आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं. या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए में जो आती हैं, जो है 5 प्राइम कैप्ड स्ट्रक्चर है और जो 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होती है, उसमें जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो एम्प्लॉय अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन. इसमें भी जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन में, कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, दिस कैन रिजल्ट व्हेन अल्टरनेटिव, अब अल्टरनेटिव प्रमोटर हैं कुछ, इंट्रोन, एक्सोन, स्प्लाइस साइट्स हैं, पॉलीएडेनाइन, ये अगर यूज की जाए, इसके सीक्वेंसेस अल्टरनेटिव जो है, अल्टरनेटिव का वर्ड होता है कि वो नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूशन जो है, उसकी जगह पे जो है वो जो अगर कोई और जो सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल कोई इंट्रॉन या एक्सोन जो सीक्वेंसेस हैं, कोई और सीक्वेंसेस यूज किए जाएं जीन एक्सप्रेशन के लिए, तो पहले वाले, तो वो एक डिफरेंट जो है एक्सप्रेशन लेवल देंगे, डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, डिफरेंट उसका फंक्शन होगा. तो ये जैसे भी अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका जो है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में. ठीक है, ये याद रखें आप. क्लास स्विचिंग क्या है? अच्छा, क्लास स्विचिंग ये है कि अगर कोई एक जीन है, अगर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्टिव है, एक्सप्रेशन दे रहा है, तो उसकी प्रेजेंस में जो बाकी जीन्स हैं वो जो है उनकी जो है एक्सप्रेशन जो है वो ऑफ है. ये देखें, इन दिस प्रोसेस वन जीन इज स्विच्ड ऑफ
एंड क्लोजली रिलेटेड जीन टेक अप द फंक्शन, कि कुछ अगर कुछ जीन फंक्शनल हैं और बाकी के नॉन फंक्शनल होंगे उस टाइम पे। ड्यूरिंग इसकी एग्जांपल है ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो है, एम्ब्रियोनिक जो है ना हीमोग्लोबिन इज द फर्स्ट HB टू बी फाउंड। अब जो है इंट्रा यूटेराइन के जब तक वो जो है एम्ब्रियो है जो यूट्रस में है, उसकी उस सारे प्रोसेस में HB जो है फर्स्ट प्रोटीन है जो बनती है। ठीक है, अब ये तो जस्ट एग्जांपल दी गई है। अब ये देखें यहाँ पे एक और क्लास स्विचिंग एग्जांपल है बीटा ग्लोबिन जीन जो। अब ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, 11 पे। अब इसमें देखेंगे पर्टिकुलर एक ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम नंबर 11 है। ठीक है, बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर, उसमें देखें कि डिफरेंट दीज आर द डिफरेंट जीन्स। अगर एक जीन पर्टिकुलर फंक्शनल है तो बाकी जो है इनकी जो है फंक्शनिंग जो स्विच ऑफ होगी। इस तरह अल्फा ग्लोबिन के जीन एक क्रोमोसोम नंबर 16 पे है, उसमें ये डिफरेंट जीन्स हैं। अगर कुछ जीन्स जो फंक्शनल है और कुछ नॉन फंक्शनल होंगे उस टाइम पे, यानी एक टाइम पे अगर कुछ जीन या एक जीन जो फंक्शनल है बाकी जो है उस टाइम पे नॉन फंक्शनल होंगे। ठीक है, एक प्रोसेस पर्टिकुलर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। मैसेंजर RNA स्टेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ऑल्दो मोस्ट ऑफ the messenger RNAs in mammalian cell eukaryotes are very stable, some turn over very rapidly. ठीक है, in certain instances messenger RNA stability is subject to regulation, कुछ stages में अगर वो stable ना रहे तो then जो है वो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगी। मैसेंजर RNA स्टेबल रहेगा तो पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी, अगर वो स्टेबल ही नहीं रहा तो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी। तो वो जो ये भी रेगुलेशन का पार्ट है, तो वो जो है ये भी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिस हैज इंपॉर्टेंट implications since there is usually a direct relationship between amount of messenger RNA and the translation of messenger RNA into the cognate protein। कि ये स्टेबिलिटी है ना, कि एक आपके जितना मैसेंजर RNA है जितने बने हैं उससे उतनी ही प्रोडक्ट आपको प्रोटीन मिल जाती है। तो ये जो है ना ये स्टेबिलिटी जो है ये शो करती है। DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, अब जो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल, स्टीरॉइड्स है सच एज एस्ट्रोजन, आपको तो फीमेल हार्मोनल सिस्टम सारे के सारे कंट्रोल करते हैं। Steroids such as estrogen bind to eukaryotic transcription factor called nuclear hormone receptor. These proteins are capable of binding DNA whether or not ligands are bound. अब कुछ प्रोटीन है वो लाइगेंड की तरह के फंक्शन, लाइगेंड क्या है, कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं जो बाइंड कर देते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं अदर प्रोटीन्स के साथ जो उसकी एफिशिएंसी को अल्टर करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है जो जीन एक्सप्रेशन हो रही, तो इसका भी बहुत डिफरेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है इनका बहुत ज्यादा रोल है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। द बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंजेस, अब जाहिर है कि एक प्रोटीन है उसके साथ लाइगेंड की बाइंडिंग हुई है तो उसमें कन्फर्मेशनल यानी उसकी पोजीशन में चेंजेस आ गई, दैट अलाउ द एक्टिवेशन ऑफ एडिशनल प्रोटीन कॉल्ड को-एक्टिवेटर्स। उसमें सारा उसकी फंक्शनिंग और न्यू प्रोडक्ट बनेगी, और इसमें भी बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक मोटिव्स हैं, मोटिव्स ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। certain DNA binding proteins have specific motifs bind certain regions of DNA, influence the rate of transcription। अब मोटिव कुछ बाइंडिंग हो जाती है तो वो भी जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है या जीन रेगुलेशन है या वी कैन से प्रोटीन सिंथेसिस है, जीन एक्सप्रेशन पे बहुत इनका भी इफेक्ट है। ठीक है, the specificity involved in the control of transcription requires the regulatory protein bind with high affinity to the correct region of DNA। अच्छा, अगर ओवरऑल जो है
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में देखी जाए, जीन एक्सप्रेशन देखिए, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चरल और मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो है ट्रांसक्रिप्शनल जो है इनिशिएशन और मॉडिफिकेशन जो है, या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरएनए स्प्लाइसिंग है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जीन अगर तो आरएनए से एक तो एक फंक्शनल आरएनए बन जाता है ना, एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए, समटाइम्स जो है नॉन कोडिंग आरएनए बन जाता है, तो वो जीन को साइलेंस कर देता है, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन जो नहीं बनती, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का एक्यूरेटली हो जाना, इस लेवल पे भी जो है रेगुलेशन होती है। फिर प्रोटीन के बन जाने के बाद जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे जो हैं स्टेप्स जो हैं, ये इसको हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स हैं। ये सारे स्टेप्स हैं, लेवल्स वी कैन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम सारे के सारे जो हमने इतना डिटेल में पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स को समराइज कर, द जेनेटिक मेकअप ऑफ नियरली ऑल मेटाजोल्स सोमैटिक सेल्स आर आइडेंटिकल। जेनेटिक में जीनोम जो है ना, जितने भी यूकैरियोट्स हैं देखिए वो सिमिलर है सब में। अब जो डिफरेंट जो वेरिएशंस आपको नजर आते हैं, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस नजर आते हैं, ये क्यों है? इसलिए है कि ये रेगुलेशन, ये कंट्रोल है जीन एक्सप्रेशन का, जो रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन और जो सेल की डिमांड के अकॉर्डिंग है। Tissues are cell specificity is dictated by differences in gene expression of this complement of genes. Complement genes के different locations पे हैं, लोसाई पे हैं, but वो एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते, मिलके काम करते हैं, ठीक है। टिश्यू और सेल स्पेसिफिसिटी, अब जो टिश्यू एंड सेल स्पेसिफिक जो है एक्सप्रेशन जो हो रही है, ठीक है, ये इस पे बहुत जो है ना डिक्टेटेड बाय डिफरेंसेस इन जीन एक्सप्रेशन ऑफ कम्प्लीमेंट जीन। अब उनकी जो है जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल की वजह से अल्टरेशन इन जीन एक्सप्रेशन अलाउ अ सेल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। आप देखें जीन एक्सप्रेशन जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन की हो रही है, अगर उसको प्रिवेंट किया जाता है, या किसी प्रोटीन की जो है वो कमी आ रही है तो उसको एनहेंस किया जाता है, और वो ये क्या है, ये अल्टरेशंस हैं, ये मुताबिक बनाना है, एडेप्टेशंस हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये बहुत मैटर करती हैं जीन एक्सप्रेशन पे यूकैरियोट्स में। और ये देखिए, सोचे आप, एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन है उसका जो कंट्रोल है या रेगुलेशन है कितनी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड एट मल्टीपल लेवल्स, और आपको पता है जीन एक्सप्रेशन जो उसके लेवल्स कौन से हैं, किसी भी स्टेप पे डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वहां से लेके प्रोटीन के बन जाने तक के प्रोसेस, किसी भी स्टेप पे जाके जो है, जो क्या कहते हैं, जो है रेगुलेशन हो सकती है। जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल, उसको किया जा सकता है एट मल्टीपल लेवल्स बाय क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन, changes in transcription, RNA processing, localization and stability or utilization, ठीक है। जीन एम्प्लीफिकेशन एंड रीअरेंजमेंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, ये इसका भी बहुत जो है इफेक्ट है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स जो है वो खत्म है। तो इसमें बस आपने याद ये रखना है कि पहले हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन जो है उसका कंट्रोल यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है, फिर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंसेस देखे हमने, फिर आज जो हमने मैकेनिज्म जो है वो जीन एक्सप्रेशन की, जीन रेगुलेशन की यूकैरियोट्स में देखिए कौन कौन से उनके न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से, डीएनए के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से लेके, ठीक है, उसके जो ये देखें उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन,
और देन जो उसके सारे जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और जो उसके डिफरेंट जो है मैकेनिज्म, लोकस कंट्रोल, जीन एम्प्लीफिकेशन जो है, जीन रीअरेंजमेंट जो है, अल्टरनेटिव आरएनएस प्रोसेसिंग है, क्लास स्विचिंग ऑफ डिफरेंट जीन्स हैं, मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफिक मोटिव्स हैं, और पूरे जो ओवरऑल उसको जो है हमने समराइज किया है कि जो ईच एंड एवरी स्टेप पे जो है डीएनए के स्ट्रक्चर से लेके प्रोटीन के बन जाने के जो लेवल्स हैं, किसी भी स्टेप पे जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो सकती है। तो उम्मीद की जाती है आपको जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन की इन यूकैरियोट्स की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर को यही पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।